स्मॉल स्टूडेंट जैसा कि ऑनलाइन उसमें आज ट्रेड मीटर में मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस के बारे में बता रहे हैं। मशीनों की स्थापना करने से तात्पर्य मशीन लगाने की उन सभी प्रक्रियाओं से जुड़ा है जिनकी आवश्यकता उन्हें उचित स्थान पर लगाने व सेट करके जो जांच करने से है। फलस्वरूप में मशीनों की स्थापना करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। मशीनों के गलत स्थापित हो जाने पर मशीन पर काम करने में कठिनाई आ सकती है। मशीनों की स्थापना करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस स्थान पर मशीन लगानी है वहाँ पर मशीन लगाने के बाद भी उसके चारों तरफ काम करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। नंबर 2, मेन स्विच मशीन के पास होना चाहिए। जो विद्युत का मेन स्विच होता है वो मशीन के पास ही होना चाहिए। जैसे अगर किसी इमरजेंसी के समय कोई भी कठिनाई आ जाती है या कोई भी बॉन्ड होता है तो हम उस स्विच से ऑफ कर सकें। नंबर 3, जॉब पर काम करते समय वहाँ पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए जिससे औजारों की रीडिंग आसानी से पढ़ी जा सके। नंबर 5, मशीन आने जाने के रास्ते से हटकर होनी चाहिए। नंबर 6, 2 मशीनों के बीच पर्याप्त जगह रखनी चाहिए। जब वो मशीन तक ले जाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मशीन पर काम करते समय कारीगर सुविधापूर्वक कार्य कर सके। मशीन की स्थापना करते समय की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, पैकिंग खोलना। नंबर 2, लटकाना। नंबर 3, स्थापना और लेबलिंग करना। नंबर 4, निरीक्षण करना। तो नंबर 1, पैकिंग करना या पैकिंग खोलना, इसके बारे में सबसे पहले मशीन के साथ आए कैटलॉग का अध्ययन करें। फिर मशीन की पैकिंग खोलकर उसके सफाई ऑर्डर के आधार पर मुख्य भागों व सहायक भागों की जांच कर लेनी चाहिए कि सामान खुलाया है कि नहीं। मशीन को दिए गए नियमानुसार ही बाहर निकालना चाहिए। नंबर 3, लटकाना। पैकिंग खोलने के बाद कई बार भारी मशीनों को चैन पुली या अन्य साधन द्वारा उठाकर उचित स्थान पर स्थापित के लिए ले जाना पड़ता है। अतः यदि मशीन को उठाने के निर्देश दिए हो तो नियमानुसार ही उठाना चाहिए। मशीन को उठाने के लिए क्रेन एवं चैन पुली का प्रयोग किया जा सकता है। यदि मशीन को उठाने के बारे में कंपनी द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से उठाना चाहिए। स्थापना और करना, यानी मशीन की स्थापना
मशीन को स्थापित करने से पूर्व उसके आकार, चलाने की दिशा एवं प्रकाश को ध्यान में रखकर उचित स्थान का चयन को करना चाहिए। मशीन को सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाने के बाद मशीन के आधार में दिए गए सुराखों के अनुसार फर्श पर लेबलिंग मार्किंग करके फाउंडेशन बोल्ट के लिए सुराख करने चाहिए। फाउंडेशन बोल्ट को रोड़ी, कंक्रीट व सीमेंट रेत के साथ फिट करने चाहिए तथा 1 अथवा 2 दिन तक उन्हें पक्का होने देना चाहिए। मशीन को क्रेन द्वारा उठाकर धीरे धीरे फाउंडेशन बोल्ट के अनुसार टिकाकर नट कस लेने चाहिए और इसके बाद बिजली के कनेक्शन करने चाहिए। आगे निरीक्षण, कोई भी मशीनरी लगानी है तो निरीक्षण भी हमें करना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं है। मशीन को लगाने से पहले तथा बाद में निरीक्षण करना जरूरी होता है। मशीन में कोई कमी या खराबी होने पर गारंटी पीरियड में बदली जा सकती है। अतः मशीनों का टेस्ट पहले आवश्यक है। ये टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टैटिक टेस्ट, नंबर 2 डायनेमिक टेस्ट। तो स्टैटिक टेस्ट मशीन को चलाए बिना किए जाते हैं। टेस्ट स्टैटिक टेस्ट कहे जाते हैं या कहलाते हैं। जैसे मशीन टेबल की फ्लैटनेस, मशीन की अलाइनमेंट, समांतरता, सकेंद्रता आदि। अतः इसके लिए डाई टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज, स्टैंडर्ड मेट्रिक, स्टैटिक और साइन बार इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 होगा डायनेमिक टेस्ट। डायनेमिक टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, मशीन को चला कर देखे जाने वाले टेस्ट जो होते हैं उन्हें डायनेमिक टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में जब कोई मशीन के ऊपर बनाकर उसकी शुद्धता को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन की आवाज़, पार्टों अथवा गरारियों की प्ले, लुब्रिकेशन सिस्टम आदि को चलाकर ही चेक किया जाता है। मशीनों की मेंटेनेंस, यानी हमको मशीन मेंटेनेंस भी टाइम पर करनी चाहिए। अगर हम टाइम से मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो मशीन जल्दी खराब हो सकती है। मशीन की मेंटेनेंस से आशय उनके उचित रखरखाव से है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान, शारीरिक सफाई और खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मशीन की शुद्धता और उनके लंबे जीवन काल के लिए उनकी देखभाल एवं रखरखाव का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि मशीन के दोषों को समय पर ठीक नहीं करेंगे तो मशीन काम करना बंद कर देगी और दोषों को दूर करने को ही मेंटेन देखभाल अथवा मरम्मत कहा जाता है।
मशीन की मेंटेनेंस में उसकी सफाई करना, तेल देना व टूटे पार्ट्सों को बदलना, घिसे भागों को बदलना, नट बोल्ट इत्यादि को कसना आदि मेंटेनेंस में आते हैं। मेंटेनेंस के प्रकार। मेंटेनेंस कितने प्रकार से की जाती है? नंबर 1, मेंटेनेंस निम्न प्रकार से होते हैं। नंबर 1, रूटीन मेंटेनेंस। नंबर 2, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नंबर 3, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो नंबर 1, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत प्रतिदिन मशीनों को चलाने से पहले साफ करके तेल दिया जाता है। मशीनों के नट बोल्ट को चेक किया जाता है कि वे सही से कसे हुए हैं या नहीं। ढीले पाए जाने पर उन्हें कस देते हैं। इस प्रकार रूटीन देखभाल से मशीन बिना रुके निरंतर काम करती रहती है। नंबर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन की देखभाल के लिए पूरी योजना बनाई जाती है। योजना के अनुसार मशीन की पूरी चेकिंग की जाती है। जो पार्ट्स खराब हो उन्हें तुरंत बदल दिया जाता है। इस प्रकार मशीन के चलते चलते बंद होने की संभावना कम हो जाती है और मशीन सही चलती रहती है। मशीन के देखभाल करने की समय प्रणाली प्रत्येक मशीन के साथ लगाई जाती है। नंबर 3 आता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मशीन में कई बार अचानक खराबी आ जाती है अथवा कोई पार्ट टूट जाता है अथवा दुर्घटना के कारण मशीन खराब हो जाती है। इस सभी खराबियों को ठीक करने के लिए अधिक समय लगता है। इसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। वैसे इतना ही। आगे हम अगले पीरियड में आप सभी को प्रीवेंटिव मेंटेनेंस विभाग के कार्यों के बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि ऑनलाइन क्लासों का संचालन हो रहा है, आज हम थर्ड ग्रेड में यांत्रिक शक्ति एवं संचालन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ध्यान दें, किसी भी मशीन के संचालन हेतु यांत्रिक शक्ति दी जाती है। इस शक्ति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने को यांत्रिक शक्ति संचालन कहा जाता है। प्रत्येक मशीन को किसी न किसी प्रकार की शक्ति से ही संचालित किया जाता है। यह शक्ति विद्युत मोटर द्वारा अथवा इंजनों द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए मोटर या एक पुली फिट की जाती है जिसे प्राइम पुली कहते हैं तथा एक पुली मशीन की शाफ्ट या स्पिंडल पर फिट होती है जिसे ड्रिवन पुली कहते हैं। इन पुलियों को बेल्ट की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। किसी भी मोटर व इंजन को दो माध्यमों से चलाया जाता है। नंबर 1 ड्राइव, नंबर 2
इंडिविजुअल ड्राइव, यानी ग्रुप में कौन कौन सी मशीनों को चलाया जाता है, और इंडिविजुअल में किस मशीनों को चलाया जाता है। तो नंबर 1 पर देखेंगे ग्रुप ड्राइव। तो ग्रुप में किस तरह से किसके मशीनों को चलाया जाता है। इस विधि में एक विद्युत मोटर या इंजन एक लंबी शाफ्ट को चलाता है। इस शाफ्ट को कई पैरमों का सहारा दिया जाता है। इसे प्रत्येक मशीन पर एक पुली के साथ जोड़ा जाता है। सभी पुली व मशीनों को एक ही मोटर से संचालित किया जाता है। इस प्रकार ग्रुप ड्राइव में एक ही मोटर द्वारा मनचाही पुली को जोड़ा या अलग किया जा सकता है। मशीनों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने व अलग करने के लिए शाफ्ट एवं लूज पुली का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में खर्चा कम पड़ता है तथा एक ही मोटर या इंजन के द्वारा कई मशीनों को एक साथ चलाया जाता है। निम्नलिखित दोषों के कारण आज के समय इनका प्रयोग कम किया जा रहा है। क्यों? इस विधि में अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, एक मशीन चलानी हो तो पूरी मेन शाफ्ट को चलाना पड़ता है। नंबर 3, अगर एक मशीन की बेल्ट टूट जाए या अन्य कोई खराबी पड़ जाए तो सभी मशीनें बंद करनी पड़ती। नंबर 4, मोटर या इंजन खराब हो जाए तो सभी मशीनें बंद हो जाती है। नंबर 5, बहुत सी बेल्ट व पुलियां होने के कारण रोशनी में रुकावट आती है। नंबर 6, ओवरहेड क्रेन्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 7, अधिक पुलियों व बेल्टों के चलने के कारण शोर अधिक होता है। नंबर 8, दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। इंडिविजुअल ड्राइव। अब इंडिविजुअल में क्या है? इस ड्राइव में प्रत्येक मशीन को अलग अलग मोटर से चलाया जाता है। इन मोटरों को चलाने के लिए स्टार्टर व स्विच भी अलग अलग लगाने पड़ते हैं। निम्नलिखित गुण होने के कारण इस विधि का प्रयोग आधुनिक वर्कशॉप में अधिक किया जाता है। जैसे मोटर के खराब होने पर केवल वही बंद करनी पड़ती है। यानी हमें अगर हमारा सिस्टम जो चल रहा है, अगर कोई एक मोटर खराब हो जाती है तो उसी एक मोटर को बंद किया जा सकता है और मोटरें या और भी जो भी मशीनें चलती रहती हैं। ओवरहेड फैंस का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में कम ऊर्जा खर्च होती है। मोटर मशीनों के अंदर फिट होने के कारण कम स्थान घेरती है। मशीनों को आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। बेल्टों के बदलने में समय कम लगता है। बेल्टों के बदलने में समय कम लगता है। कार्यशाला को साफ सुथरा रखने की सुविधा रहती है और दुर्घटनाएं भी कम होती है। शक्ति संचालन। शक्ति संचालन क्या है?
शक्ति संचालन में निम्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पुली एवं बेल्ट। नंबर 2 कैम। नंबर 3 कपले। नंबर 4 रस्से। नंबर 5 गियर। नंबर 6 चैन एवं स्प्रोकेट। नंबर 7 स्वर क्लच। तो नंबर 1 पुली एवं बेल्ट के बारे में। पुली क्या है, बेल्ट क्या कार्य करती है। शक्ति संचालन का सर्वाधिक सरल तथा प्रचलित माध्यम पुली एवं बेल्ट है। पुली विभिन्न कामों में या मापों में होती है। इसे बेल्ट द्वारा चलाया जाता है, जो दूसरी मोटर अथवा इंजन शाफ्ट पर फिट होती है। वह ड्राइव पुली द्वारा चलाई जाती है तथा जो अन्य पुलियों को चलाती है उसे ड्राइविंग पुली कहते हैं अथवा हार्डोवर पुली कहते हैं। पुली एक गोल पहिए के समान होती है जिसे शाफ्ट पर फिट किया जाता है। इसे भी छोटा अथवा बड़ा प्रयोग करने की शक्ति संचालन की गति गियरों शाफ्टों के समान कम अथवा अधिक की जा सकती है। यह कास्ट आयरन, बार्न आयरन, एल्युमिनियम, हार्डवुड की बनाई जाती है। पुली में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 हेस। नंबर 2 हब। नंबर 3 आर्म। नंबर 4 बोर्ड। तो हेस क्या होता है? पुली की परिधि वाले भाग को हेस कहा जाता है। यह मध्य से कुछ ऊंचा एवं दोनों ओर में ढाल युक्त होता है। मध्य का ऊंचा भाग क्राउन कहलाता है, जो भेद या समतल बना होता है अथवा उस पर ग्रुप बना होता है। अब पुली के मध्य एक ही नाम की शाफ्ट फिट की जा सकती है। यह एक टुकड़े में निम्नलिखित होती है, जिसमें शाफ्ट हेतु बोर होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, झिरी कटा हब और दोनों टुकड़ों का हब। तो ठोस ऐसे हब में नाम के शाफ्ट फिट किए जा सकते हैं। यह कई टुकड़ों में निर्मित होते हैं। पृथक व्यास में शाफ्टों हेतु यह पृथक बोर की पुली ही प्रयोग होती है। झिरी कटा अब प्रयोग किए जाने वाले हब एक ओर से कटा होता है, जिसे एक नट एवं बोल्ट द्वारा सॉल्व करने के बाद कस दिया जाता है। इसे एक ही टुकड़े में निर्मित किया जाता है। इसे कुछ अंदर के व्यास वाली शाफ्टों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। दो टुकड़ों वाला हब ऐसा हब जो 2 टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। दोनों टुकड़ों को शाफ्ट पर फिट करने हेतु नट एवं बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसके फेस भी 2 टुकड़ों में प्रस्तुत होते हैं। इन्हें छोटी बड़ी
लगभग एक समान समस्त शास्त्रों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। आर्म उन्हीं के फेस एवं हब को जोड़ने वाले भाग को आर्म कहा जाता है। वो हब के मध्य में जो सुराख होता है उसे बोल कहते हैं। कीड़े उन्हीं को शाफ्ट पर रोके रखने हेतु इसके सुराख के साथ एक आयताकार स्लॉट कटा होता है जिसे कीवे कहते हैं। इसमें की फिट करके शाफ्ट एवं खुली को एक ही दूरी पर स्थित कर दिया जाता है। आज बस इतना ही बताएंगे। अगले दिन खुली के प्रकार बताएंगे कि खुली कितने प्रकार की होती है।